अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों के लिए सेकेंडरी सेंट अप एग्ज़ामिनेशन 2022 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2022 अभी जो आप लोगों का सेंट अप परीक्षा जो हुआ उस परीक्षा में जो 100 सवालात ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चंस जो आपका सब्जेक्टिव पूछा गया उसका मुकम्मल मैं हल कराऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया इस बार वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो 14 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाला है ये तमाम के तमाम सवालात ऐसे ही रहेंगे जैसे कि आपका सेंट अप एग्ज़ामिनेशन में आपका यहाँ पूछा गया है ना। सेंट अप एग्ज़ामिनेशन 2022 में पूछा गया है। तो आपका उर्दू जो सब्जेक्ट है कोड क्या है आपका, ये कोड आपका है 103। सब्जेक्ट कोड क्या है, विषय कोड 103 है, जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव और प्लस 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उस 4 क्वेश्चन में आपका फिर अलग अलग है, रोमन में है, किसी क्वेश्चन में आपका 10 है, किसी में 14 है, किसी में आपका 5 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज ऑब्जेक्टिव तमाम सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है और आप लोग इसको मुकम्मल देखेंगे। जैसे कहता है कि उम्मीदवारों को OMR जवाबी पर्चा में अपना सवाल या किताबचा का सीरियल नंबर 10 हिंदसों में लिखना होगा। यानी हिंदसों यानी जो इंडो अरेबिक नंबर है उसी में लिखना है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव नंबर से। ऑब्जेक्टिव नंबर का जो शुरुआत है वहाँ से हम शुरू करेंगे आपको। तो यहाँ आपका कह रहा है कि दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। तो यहाँ आप लोग एक समझ लीजिए कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछ रहा है 100 में से सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना है। अगर गलती से आप अगर 60 का जवाब दे देंगे तो आपका 1 नंबर से 50 तक ही जांचे जाएंगे, बाकी 10 वो छोड़ दिया जाएगा ऊपर से। भले ही आपका उसमें लास्ट का 10 सही हो या 10 का 10 गलत हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला ऑब्जेक्टिव सवालात आपको एक तरफ से हल करते चले जाना है, लेकिन यहाँ आपको सभी को देखना है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग उस तरह की चीज़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि हमने टोटल क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की फाइनली हमको तैयारी करना है। 100 ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन A, B, C दिया हुआ है, तो हम यहाँ जल्दबाजी में हम क्या करेंगे कि सिर्फ आंसर को बताएंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा, बिल्कुल आसान है। दूसरा नंबर का है, दूसरा नंबर में कह रहा है कि नज़्म हमद खुदाए अज़्ज़ व जल में किसकी तारीफ़ की गई? तो उसमें किसकी तारीफ़? अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की गई। बिल्कुल आसान है। आगे बहुत मुश्किल वाला भी है, लेकिन हम टोटल 1 से 100 तक को हल कराएंगे। चलिए अगला 3 नंबर में कह रहा है कि नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? प्रेमचंद, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर ओरनी, निगार अजीम। तो किसका है? सोहेल अजीम आबादी का। किसने लिखा? सोहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ अफसाना भाभी जान। 4 नंबर का है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? कर 1910, 1911, 1912 या 1913। तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1911 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश। उसके बाद कह रहा है 5 नंबर में है कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार क्या है? तो अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार है रुक़ैया भाभी। 6 नंबर में है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत का है ना? तो उसका है नफ्सियाती नौइयत का है। किसका है? नफ्सियाती नौइयत का है उसका अफसाना।
7 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। 7 नंबर में तो कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में। कब हुई? 1910 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में। 8 नंबर में कह रहा है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया था? मामू जान के मकान में, चचा जान के मकान में, या फिर खाला जान के मकान में, या किसी के मकान में नहीं, तो मामू जान के मकान में मुंतकिल कर दिया था। और क्वेश्चन नंबर 8 का है। अगला है 9 नंबर में कह रहा है कि अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो इसके हैं कटी हुई शाख के हैं कमर जहाँ। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार है कमर जहाँ। 10 नंबर में कह रहे हैं कि कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। कमर जहाँ ने जो एक अफसानवी मजमुआ लिखा है उसका नाम उसको आपको कह रहा है, तो उसका अफसानवी मजमुआ है चारागर। अगला है कि कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो उसके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। 12 नंबर में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। अगला है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सा? तो मेथेन गैस बनती है। कौन गैस? मेथेन गैस बनती है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर में कह रहा है सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात सन 1898 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में हुई, और उसका तदफीन यानी उसको मदफन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही किया गया था, और उसकी पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में भी हुआ था। अगला 15 नंबर का है। 15 नंबर में कह रहे कि दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका तसनीफ़ है असबाब बगावत हिंद। उसका आसार सनादिद भी है, असबाब बगावत हिंद है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपका फाइनल एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और टोटल क्वेश्चन को आप देख लेंगे। और वीडियो के आखिर तक आप बने रहें ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर में क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत किसकी निगरानी में हुई थी? तो उसकी तरबियत वालिदा मोहतरमा की निगरानी में हुई थी। अगला है 17 नंबर में कह रहा है कि निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो उसका है आशियाना आपके नसाब में शामिल है। अफसाना आशियाना आपके नसाब में शामिल है। 18 नंबर में है कि निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी थी? तो बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी पर तनक़ीद लिखी थी निगार अज़ीम ने, जिसका असल नाम है मलिका मेहर निगार। अगला है कि निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स जो किताब शाये हुआ तो वो कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में शाये हुआ था। अफसानों का पहला मजमुआ अक्स जो है 1990 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला है लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपड़ा ज़िला में हुई थी। कहाँ हुई थी? छपड़ा ज़िला में। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपड़ा ज़िला में हुई थी। अगला 21 नंबर में कह रहे हैं कि ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी आंसर है स्टेज। स्टेज के बगैर ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकती है। 22 नंबर में कह रहे हैं कि रुस्तम व सहराब किसका ड्रामा है? तो रुस्तम व सहराब आगा हश काश्मीरी का ड्रामा है। रुस्तम व सहराब जो ड्रामा है वो आगा हश काश्मीरी का ड्रामा है। 23 नंबर में है अब्दुल मुगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी थी? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने तकरीबन 20 किताबें लिखी थी। 24 नंबर में कह रहे हैं कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की जो पहचान है वो किस तरह का मजमून है? तो क्या है? तनक़ीदी है। क्या है? तनक़ीदी मजमून है अदब की पहचान। अगला कह रहा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई? पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा।
तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के औरंगाबाद जिला में होता है। कहाँ हुआ था? औरंगाबाद जिला में। अगला कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सेंट्रल मऊ में हुआ था। अगला है, कहता है कि वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव अंबेडकर की परवरिश किसने की थी? तो उसके वालिदा के इंतकाल के बाद उसकी फूफी जान ने उसकी परवरिश की थी। अगला है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? आर्यभट्ट ने तरेगना में, पटना में, गया में या खगोल में? तो सही आंसर इसका तरेगना में आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कायम किया था। अगला प्रश्न है, किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है? किस साइंसदान ने किया था? तो आर्यभट्ट ने साबित किया था कि ज़मीन गोल है। ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता होते हैं? तो ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वाबस्ता होते हैं। एक होता है चांद ग्रहण और दूसरा होता है सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, ये 2 तरह के ग्रहण से उसको वाबस्ता होते हैं। अगला 31 नंबर का प्रश्न है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस सिन्फ से है? तो उसका ताल्लुक़ है नाविल निगार से। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के नाविल निगार से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1836 ईस्वी में नज़ीर अहमद खां की पैदाइश हुई थी। अगला, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा और फहमीदा ये दोनों कौन थी रिश्ते में? ये दोनों बहन थी। अगला है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण था। क्या था? चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण। इस क्वेश्चन में है, कह रहे 35 नंबर में कह रहे कि शायरी भी डैश है आतिश मुरस्सा साज का। तो इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूज़न है। मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए शायरी भी नाम है आतिश मुरस्सा का, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें हमको कन्फ्यूज़न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। नहीं होगा तो हम इसका तहक़ीक़ करके इसका सही आंसर हम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चकबस ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? चकबस ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? चकबस ने वकालत का इम्तिहान 1908 ईस्वी में पास किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, 1908 में पास किया था। वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की थी? तो चचा ने किया था। किसने किया था? चचा ने किया था। अगला है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या हैदराबाद में? तो गालिब की पैदाइश आगरा में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? मौलाना आज़ाद तो मिर्ज़ा गालिब का है। किसका है? उर्दू मुअल्ला किसके खुतूब का है? तो मिर्ज़ा गालिब का 2 मजमुआ है। एक तो उर्दू मुअल्ला है, एक ओदे हिंद है। इन्हीं 2 में से एक पूछता है और इसमें से एक ये या वो वाला पूछेगा। ये आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या था? तो उस बेटी का नाम था सुगरा। क्या नाम था? उस बेटी का नाम था सुगरा। शहबाज किस अखबार में मदीर हुए? शहबाज जो थे वो किस अखबार में? तो दारुस सल्तनत अखबार के मदीर हुए थे। अगला है, अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्या था? तो अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्वेश्चन नंबर डी शहबाज था। जगन्नाथ कहता है कि जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद का जो नज़म है वो इंडिया गेट है, हमारे नसाब में शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है अक्सर व बस्तर, तो आप लोग याद कर लेंगे इसके बारे में। 44 नंबर में कह रहे कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? कौन बड़े शायर? तो
त्रिलोक चंद महरूम जो थे वो बहुत बड़े शायर थे जो उसी के वालिद हैं। अगला है, मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन, बाकर मेहदी, मेहदी अली, मेहदी मोहम्मद। तो उसका असल नाम था मेहदी हसन। 46 नंबर में कह रहा है कि मेहदी आफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मेहदी आफादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेहदी आफादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। अगला सवाल है, कहते शामिल नसाब नज़्म हम नौजवां हैं कि शायर कौन है? सैयद जाफरी, निदा फाजली, परवेज़ शाहिदी या जगन्नाथ आज़ाद। तो कौन है? परवेज़ शाहिदी। नज़्म हम नौजवां के शायर हैं परवेज़ शाहिदी। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन, सैयद इनाम हुसैन, सैयद दिलदार हुसैन, सैयद अबरार हुसैन। तो उसके वालिद का नाम था सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद मोहतरम का नाम था सैयद अहमद हुसैन। बेदी की पैदाइश कब हुई थी? 1915, 1920, 1925, 1930। बेदी की पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला है, शामिल नसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? शामिल नसाब में इंटरव्यू लिया गया था राजेंद्र सिंह बेदी का। किसका इंटरव्यू लिया गया था? राजेंद्र सिंह बेदी का। अगला है, खुर्शीद के सही माना क्या है? खुर्शीद के बेदी की पैदाइश तो इंटरव्यू में किसका लिया गया था? तो बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। इसका बेदी का। खुर्शीद के माने होंगे सूरज। खुर्शीद के माने सूरज। अगला है, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। निदा फाजली की फिल्मी सनअत में नगमा निगारी के अलावा और क्या मसरूफियत थी? तो उसका और था नाविल निगार। क्या था उसका? और नाविल निगार था। उसके बाद कह रहा है, मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? बादशाह की लड़की का, नवाब की, तो सौदागर की लड़की का तज़किरा हुआ है। नज़्म खरा डिनर के शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी। अगला है, जंग, शहादत और बैन किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? मसनवी का, कसीदा का, मरसिया का या गज़ल का? तो किसका है? मरसिया का हिस्सा है। किसका है? मरसिया का हिस्सा है। 57 नंबर में कह रहा है कि बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मुलूक, ज़ैनुल मुलूक, नज़ीरुल मुलूक या ऐनुल मुलूक? तो उसका था ताजुल मुलूक। कौन था? ताजुल मुलूक बकावली का महबूब था। अगला प्रश्न है, मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? तो मसहफ़ी की पैदाइश सन 1748 ईस्वी। मसहफ़ी की पैदाइश सन 1748 ईस्वी में हुआ था। अगला है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। और गज़ल के दूसरे मतला को क्या कहते हैं? हुस्न मतला। मतला के बाद जब फिर मतला है तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। और मक्ता किसको कहते हैं? जब शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं तो जिस शेर में, तो उसको मक्ता कहते हैं। ये चीज़ हमको जहन पे रखना है। अगला है, मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश दरभंगा में हुआ था। कहाँ हुआ था? दरभंगा में हुआ था। देखिए, हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बुर्ज भाषा से निकली है। अगला है, दुख इस बात का डैश हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। तो कहते हैं कि दुख इस बात का बेवा हुई किताब। क्या हुई? बेवा हुई किताब खाली जगह में। कहता है कि आजकल लोग फिल्म देखते हैं मोबाइलों में और टीवी देखते हैं,
उसके बाद और कुछ न जाने क्या क्या देखते हैं, लेकिन आपके मेज़ के ऊपर में किताबें रखी रह जाती है, कभी कोई पढ़ते नहीं, इसलिए उसमें कहा जा रहा है कि बेवा हो गई किताबें। अगला प्रश्न है, कहते कि सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? सलाम मछली शहरी की पैदाइश सन 1921 ईस्वी में हुई थी। सन 1921 ईस्वी में जौनपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है 64 और 65, ये हमको कन्फ्यूज़न है, इसको हम कमेंट बॉक्स में 64 और 65 का आंसर बता देंगे। और अगला चलिए कहते हैं कि अहमद फ़राज की बुनियादी तौर पर किस मिजाज अहमद फ़राज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे, है ना? किस मिजाज के शायर थे? रूमानी, इरफानी, हकीकत पसंद, इस तरह की। तो वो रूमानी मिजाज के शायर थे अहमद फ़राज। 67 नंबर में है, 67 नंबर में कह रहे हैं कि हसन नईम का असल नाम क्या था? तो उसका असल नाम था सैयद हसन, सैयद हसन। अगला है वात्रक क्या है? तो वात्रक एक नदी का नाम है, वात्रक के किनारे यानी नदी के किनारे कहानी है वात्रक के किनारे, तो वात्रक एक नदी का नाम है। अगला परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? तो परवीन शाकिर के अफलास का वतन, असलाफ का वतन कहाँ था? तो दरभंगा था, यानी उसका ख़ानदान का। अफसाना अर्जुन किस ज़बान की कहानी है? अफसाना अर्जुन किस ज़बान की कहानी है? तो ये बंगला ज़बान की कहानी है। अफसाना अर्जुन किसका है? बंगला ज़बान की कहानी है। तेलुगु किस सूबा की ज़बान है? तेलुगु तो ये उसका क्या था? ये दोनों भाई थे। क्या थे? भाई थे। 73 नंबर में कह रहा है कि सोमेश्वर तरादोई का कौन था? तो ये दोनों भाई थे। ये क्या थे? सोमेश्वर तरादोई का भाई था। अगला 74 नंबर में कह रहा है कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो हरि मोहन झा का अंग्रेजिया बाबू जो अफसाना है वो हमारे नसाब में शामिल है, यानी रोशनी में। ये कुछ क्वेश्चन रोशनी से लिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका दरक्षा दोम से ही पूछा जाता है। अगला कह रहा है कि अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायर है? मराठी, पंजाबी, हिंदी या गुजराती? तो अमृता प्रीतम पंजाबी ज़बान की शायर है। अगला है 76 नंबर में, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस, ज़मीन, आसमान, सूरज या चाँद? तो सूरज निकल आया, चाँद निकल आया, आसमान नीला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज़मीन गोल है या ज़मीन गीली हो गई। तो ये क्या है? मुअन्नस यानी फीमेल, यानी स्त्रीलिंग, जिसको तानीस भी बोलते हैं, यानी मुअन्नस कौन है? उसके बाद है 77 नंबर में कह रहा है कि यहाँ से जाओ, मैं जाओ कौन फ़िल है? फ़िल माजी, फ़िल अमर, फ़िल नहीं या फ़िल मुस्तक़बिल? तो इसमें क्या है? फ़िल अमर है। यहाँ से जाओ यानी उसको जाने के लिए कह रहा है। अगर कहता कि यहाँ से मत जाओ तो फ़िल नहीं हो जाता, मत जाओ फ़िल नहीं होता, और यहाँ से जाओ ये फ़िल अमर हो गया। अगर कहता है कि यहाँ से कल चले जाना तो क्या हो जाता? फ़िल मुस्तक़बिल हो जाता। अगर कहता है कि तुमको यहाँ से चले जाना था, अगर था लगता तो फ़िल माजी हो जाता। इसलिए कहते यहाँ से चले जाओ में जाओ क्या है? तो फ़िल अमर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? फैसला, हवा, आगाज़ या बाज़ार? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हवा चल रही है, यानी मुअन्नस हो जाएगा, हवा चल रही है। 79 नंबर में कह रहा है कि तुम आते हो, इस जुमला में तुम कौन सेगा है? सेगा वाहिद गायब, सेगा वाहिद हाजिर, सेगा जमा मुतकल्लिम? सेगा जमा मुतकल्लिम तो होगा ही नहीं। सेगा जमा गायब, ये तुम आते हो ये भी नहीं होगा। सेगा वाहिद हाजिर या सेगा वाहिद गायब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेगा वाहिद गायब, यानी तुम आते हो, सेगा वाहिद गायब, आ रहा है तो पूछ रहा है तुम आते हो। चलिए अगला है 80 नंबर में कह रहा है कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, ये कैसा जुमला है?
खबरिया ये नहीं है, इस्मिया ये नहीं है, फ़ाइल ये नहीं है, ये दुआ है, यानी दुआ दे रहे हैं कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, खुदा तुम्हारी सेहत को तंदुरुस्त करे, ये दुआ यानी दुआ है। 81 नंबर में कह रहे हैं शादी की ज़िद क्या होगी, शादी की ज़िद क्या होगी। शाद के माने तो खुश, तो शादी की क्या हो जाएगा, गमी हो जाएगी, शादी का गमी। 82 नंबर में कह रहा है कि खार का हमसूत लफ्ज़ क्या है, नहीं हम माना लफ्ज़, खार का क्या हो जाएगा, तो ये बी नंबर हो जाएगा, खार। खार का हमसूत यानी एक ही जैसा आवाज़ निकलने वाला, ये कौन सा है, तो ये खार हो जाएगा। अगला है अलिफ ममदूदा झेल के किस लफ्ज़ में है, अलिफ ममदूदा, शहाब, आदम, बुशरा, अहमद। ये अलिफ है, यहाँ भी अलिफ, यहाँ भी इस्तेमाल है, यहाँ अलिफ है तो यह अलिफ के ऊपर मद है, तो इसलिए अलिफ ममदूदा हो, जिस अलिफ पर मद का इस्तेमाल हो उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 84 नंबर में कह रहे हैं कि जिस्म की ज़िद क्या होगी, जिस्म की ज़िद क्या होगी, तो जिस्म की ज़िद, जिस्म की ज़िद क्या होगी, रूह होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। उसका शेरू किसकी मिसाल है, शेरू कहता ना, शेरू उर्फ की, कुन्नियत की, लक़ब की, ख़ताब की, तो शेरू क्या है, ये उर्फ की मिसाल है, यानी किसी का नाम उर्फ होता ना, नाम फला है उर्फ फला। चलिए 86 नंबर में कह रहा है कि दर झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, जान, तनख्वाह, जंग या ख़ानदान। तुम्हारी ख़ानदान कैसी, ये तो मुअन्नस है, तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, ये भी मुअन्नस है, जान चली गई ये भी मुअन्नस है, तो ये क्या हो जाएगा, जंग बिल्कुल इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, यानी दो ज़बर, अलिफ के ऊपर में अगर दो ज़बर है, उसके नीचे में दो ज़ेर है, फिर यहाँ दो पेश है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तनवीन। इसको क्या कहते हैं, दो ज़बर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। झेल में इस्म आला की निशानदेही कीजिए, झेल में इस्म आला क्या है, इस्म आला क्या है, खुरपी इस्म आला है, कलम इस्म आला है, चाकू इस्म आला है, छुरी इस्म आला है, इसको याद रखना है। कह रहा है कि 89 यानी 89 नंबर में कह रहा है उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं, ये उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया है, तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। 90 नंबर में कह रहा है दरअसल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। साबिक़ा उसको कहते हैं जो किसी अल्फाज के पहले कुछ अल्फाज जोड़ करके उसको बनाया था, तो जैसे कि घर के आगे डाक जुड़ा है ना, तो वो नहीं होगा, तो साबिक़ा मैंने पहले, घर यानी डाक घर, तो डाक तो पहले कोई अल्फाज है नहीं, तो घर के आगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेहया। क्या हो जाएगा, बेहया। खाना के आगे कुतुब, ये तो कोई है नहीं, तो क्या है, धर्मशाला, ये भी नहीं हो, इसलिए क्या है, ये बेहया। साबिक़ा यानी कोई अल्फाज जो ऐसी अल्फाज के पहले जुड़ जाए और कोई मुनासिब अल्फाज यानी जुमला बन जाए, जैसे बेहया। अब अगर कहने की बात है कि बेहया कैसे लोग, जो ख़राब लोग होते हैं उसको बेहया कहते हैं, गलत बात बोलना। 91 नंबर में कह रहा है बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। अगला कह रहा है कि 92 नंबर में कह रहा है इस्म के बदले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं। इस्म यानी नाउन के बदले में अगर कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि प्रोनाउन यानी संज्ञा के बदले में जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। 93 नंबर में कह रहे हैं हसरत का मुतरादिफ क्या होगा, हसरत का मुतरादिफ हम माना, तो हसरत का क्या हो जाएगा, यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
94 नंबर में कह रहा है कि दर झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। या लाहिका उस अल्फाज को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में यानी जुड़ जाए तो उसको लाहिका कहते हैं। यानी कोई ऐसा अल्फाज जिसके आगे कुछ जुड़ जाए उसको नए अल्फाज यानी नए जुमला समझ में आ जाता है, उसको लाहिका कहते हैं। तो क्या है, जैसे कि चरागाह, चराग यानी गाह एक जगह है, यानी उसके आगे यानी आगे जुड़ गया चरागाह, तो क्या हो जाएगा, ये लाहिका हो गया, इसका सही आंसर। अब अगला क्या, यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए। जैसे बदनाम और बदनसीब ये दोनों एक जैसा है, तो ये तो होएगा ही नहीं। अनपढ़, पढ़ के आगे है, और यहाँ क्या है कि इसका चरागाह, यानी ये आपका लाहिका हो गया। चरागाह इसका क्या है, लाहिका, ये सही आंसर है 94 में। 95 नंबर में कह रहा है कि तुम्हारी टोपी कहाँ है। तुम्हारी टोपी कहाँ है, तो ये सवाल पूछ रहा, तो ये क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सवालिया, यानी क्वेश्चन कर रहा है उससे, तो इसलिए सवालिया हो जाएगा। उसका तो सफ़र का हमसूत लफ्ज़ यानी एक जैसी आवाज़ क्या होगा, सफ़र सिन से, तो ये उसका एक जैसी क्या हो जाएगा, ये सफ़र श्वास से, या सिन से या सफ़र हो जाएगा, श्वास से हो जाएगा, एक जैसी आवाज़ निकलने वाली यही है। अगला है राहिद कल पटना आएगा, यानी कल आने वाला है, तो ये कौन सा है, माजी है, हाल है, तमन्ना या मुस्तकबिल। तो कल आने आएगा तो ये मुस्तकबिल में आ गया, यानी आने वाला है, फ्यूचर में। अगला है दर झेल में इस्म मारफा कौन है। इस्म मारफा उसको कहते हैं जो ख़ास हो। महल, कौन सा महल है, कोई पता नहीं भाई। किताब, कौन सी किताब है, कोई पता नहीं। पहाड़ तो हज़ारों हैं, तो यहाँ आपको ख़ास क्या है, ये ताजमहल यानी एक इमारत है जो मुमताज़ के लिए बनाया गया, तो ये ताजमहल एक ख़ास हुआ, तो ये इस्म मारफा हो गया। किसी ख़ास चीज़ के पहचान को इस्म मारफा कहते हैं। अगला है कि दर झेल में इस्म मसग़र कौन, इसमें मसग़र कौन है दर झेल में, तो इसमें मसग़र कौन है, तो ये बाग नहीं होगा बल्कि बागीचा होगा। किताब से किताबचा, ये इस्म मसग़र हो गया, और ये बाग से बागीचा, किताब से किताबचा, ये क्या हो गया, इसमें मसग़र की पहचान है। और आखिरी नंबर है 100 नंबर जो आपका पूछा गया सेंटर परीक्षा में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि दर झेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए, तो इसमें तखल्लुस क्या है, गालिब है। गालिब बहुत बड़े शायर है, उस गालिब वो तखल्लुस करते थे, उससे पहले वो असद तखल्लुस करते थे। मिर्ज़ा गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे, फिर बाद में वो गालिब तखल्लुस करने लगे। तो साथियों, इस तरीके से मैं आपका क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन को हल करा चुका हूं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुका हूं, जो क्लास 10th का सेंटर परीक्षा में आपका पूछा गया था। इस तरीके से आपको बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप कर पाएंगे। जो भी साथी इस लेटेस्ट वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सभी का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।